बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतालिक हमजा शहबाज ने हिमायत की तो मरियम नवाज भी बोल पड़ी। कहा एक जमात में मुख्तलिफ थॉट्स हो सकती हैं, हमजा मेरा भाई है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। हमारा फैसला है कि घर और पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है, दिल से शहबाज शरीफ की खिदमत के मोहतरफ हूँ। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है, मैं हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ। बहुत अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। मैं हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम दो इंसान हैं, पार्टी के अंदर कई नज़रियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती हैं, तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा जिसके ऊपर एक सिक्का बंद जिसको कहते हैं कि एक हमारा फैसला है, वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह भी। मैं दिल से शहबाज शरीफ साहब की खिदमत की मोहतरफ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान भट्टी से। जी इमरान, अपडेट कीजिए मजीद, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी छठा डिवीजनल इजलास था, जिसमें पहला इजलास था जिसमें नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज एक स्टेज पर बैठे और उन्होंने इसकी सरबराही की। यहाँ पर इजलास की राना सनाउल्लाह की क्यादत, क्योंकि राना सनाउल्लाह पंजाब के सरबराह, तो इसमें पहली दफा मरियम नवाज और हमजा शहबाज के लिए बोली। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज मेरा भाई है और बहुत अच्छा इंसान है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बयानिए से मुतल्लिक जमात के अंदर मुख्तलिफ आरा हो सकती है, मुख्तलिफ सोच हो सकती है दोनों की, हम दोनों इंसान हैं, और जबकि इसका तरीकाकार है वो भी मुख्तलिफ हो सकता था। लेकिन जो पार्टी और हमारे जो घर का सरबराह है, इस पर सबका मुत्तफिका फैसला, सिक्काबंद फैसला है कि पार्टी के और घर के जो सरबराह मियां नवाज शरीफ है, साथ ही साथ मरियम नवाज ने मियां शहबाज शरीफ की खिदमत का भी एतराफ़ किया कि उनके दौर में जो काम हुए वो भी बताया गया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में मैशत को किस तरह ऊपर ले जाया गया, इस सिलसिले में हिसाबदार हैं उनकी कारकर्दगी का बताया गया कि किस तरह वो जो उन्होंने शरह थी उस तरक्की की उसको मेंटेन रखा और आगे तरक्की की तरफ जा रहे। तो आज पहली दफा जाकर मरियम नवाज ने हमजा शहबाज के लिए अल्फाज अदा किए और साथ साथ इस चीज का भी उन्होंने एडमिट किया कि उनकी पार्टी में सोच मुख्तलिफ है। इमरान, बिल्कुल उन्होंने क्लेरिफिकेशन तो दे दी है, लेकिन इससे कबल हमने देखा कि पीटीआई के हवाले से भी मरियम नवाज ये कहती आई है कि इनकी जमात में तो मुख्तलिफ बयानियां हैं, लोग मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं, तब ये बयानिया नहीं था इनका। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो पहले इजलास हुए थे उसमें कारकुन जो शुरका शरीक हो रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनमें काफी मायूसी पाई जा रही थी, वो भी तशद्दुद का शिकार थे पार्टी इख्तिलाफात को लेके। तो जराये के मुताबिक आला क़यादत की जानिब से, मियां नवाज शरीफ की जानिब से, जो सीनियर लीगी रहनुमा उनकी जानिब से ये कोशिश की गई है कि पार्टी क़यादत के जो इख्तिलाफात है उसको कम किया जाए, उसको कम करने के लिए तासुर दिया जाए, ताकि जो कारकुन है वो मायूस ना हो, एक मोमेंटम बन सके और कारकुन है वो मुतहरिक हो सके। इस सिलसिले में आज मरियम नवाज को और हमजा शहबाज को बाकायदा तौर पर बिठाया गया स्टेज के ऊपर, और मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दी है, कारकुन मायूस ना हो इसलिए क्लेरिफिकेशन देना पड़ी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया इमरान भट्टी। दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद ने नून लीग में 3 ग्रुप्स बनने की पेशगोई कर दी। बोले शरीफ खानदान में विरासत की तकसीम पर लड़ाई शुरू हो गई है, देखना है 2 साल बाद ये किस नतीजे पर पहुंचेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब पीटीआई जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके खानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। शहबाज शरीफ ने गारंटी मांगी है कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 2023 के इलेक्शन जो हैं वो सही हों और शफाफ हों और उसमें कोई धांधली ना हो। शहबाज शरीफ साहब, आपको ये कमिटमेंट दी जाती है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो करीब आ रहे हैं। वो जोडो कराटे का माहौल कम हो रहा है और कम होना चाहिए। मेरे नाम से जो बहुत सारी मैसेजेस चलाए गए कि मैंने इलेक्शन कमिश्नर की हमायत में खत लिखा था, मैंने उनका खत लिखा था लेकिन वफाकी मोतसिब के लिए। हम न्यूजीलैंड मैच को सबोटाज करने वाले खुफिया हाथों और दस्ताने पहने हुए हाथों के करीब हैं और सारी दुनिया में इनको बेनकाब करेंगे।
नादरा ने 75 लाख लोगों को कोविड सर्टिफिकेट जारी किया है। एक साजिश के तहत इस मुल्क के शनाख्ती कार्ड को, इस मुल्क की वैक्सीनेशन को दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में हमारा कोई कसूर नहीं। और अब सवाल ये कि क्या मरियम नवाज पार्टी कारकुनों से कतराने लगी हैं? मुलाकात की ख्वाहिश लिए साहिवाल से आया लीगी कारकुन सैफ अहमद मरियम नवाज की गाड़ी के आगे लेट गया। एक और कारकुन ने सेल्फी लेना चाही तो उसे भी थप्पड़ पड़ गया। इसकी क्या सूरत हाल है मजीद वो जानते हैं। इमरान भट्टी हमारे साथ हैं। इमरान, लीगी रहनुमाओं के सामने कारकुनों के साथ ऐसा सलूक आखिर क्यों किया गया? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साहिवाल डिवीजन का इजलास था जो कि तकरीबन 2 बजे के करीब शुरू हुआ। तो 2 बजे से कबल ही साहिवाल डिवीजन के जो कारकुन थे वो भी वहाँ या मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जबकि जो ओहदेदारान था वो तो इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुंचे। कारकुनों को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के अंदर भी नहीं जाने दिया गया। 2 बजे इजलास शुरू हुआ। उसके बाद जब इजलास 5 बजे तकरीबन खत्म हुआ, मरियम नवाज रवाना होने लगी तो एक कारकुन जो साहिवाल से आया था वो मरियम नवाज की गाड़ी के आगे लेट गया। तो जो मरियम नवाज की सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उसे उठाया और धक्के दिए और साइड पे किया, जबकि वो गाड़ी के पीछे भी भागा कि वो अपनी कायद के साथ सेल्फी लेना चाहता है। तो उसको भी पीछे धकेल दिया। जबकि दूसरा कारकुन जो कि उकाड़ा का रहायशी और उकाड़ा से आया था और उसके पास एक लेटर भी था और मियां नवाज शरीफ के साथ, मियां शहबाज के साथ उसकी तस्वीर भी थी। तो उसने जब कोशिश की मरियम नवाज से दरख्वास्त की उनके गाड़ी के पास जाके, लेकिन इमरान जब मरियम नवाज किसी जलसे से खिताब करती हैं तो अपने कारकुनों, अपने वर्कर से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करती हैं। आज क्या उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मरियम नवाज जब भी जलसे में जाती हैं तो कारकुनों के साथ सेल्फियां लेती हैं, उनकी वीडियोस बना के अपलोड करती हैं, ट्वीट करती हैं। कारकुनों से मोहब्बत का अंदाज है वो बताती है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि जब कारकुन उनके गाड़ी के साथ साथ भागता रहा, उनकी जो गाड़ी का शीशा था उसको भी नॉक करता रहा और दरख्वास्त करता रहा कि उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। तो मरियम नवाज के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन आज मरियम नवाज ने इस कारकुन की एक ना सुनी बल्कि एक को तो थप्पड़ भी पड़ गया। इमरान भट्टी, तफसील के लिए शुक्रिया। अब बात करेंगे कराची की, जहां शहर का सबसे बड़ा मसला हल होने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने KCR का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बदकिस्मती से कराची में ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम चाहिए वो बन नहीं सका। वजीर आला सिंध बंडल आइलैंड पर अपने मौके पर गौर करें। कराची की बेहतरी के लिए वफाक और सिंध को तमाम सियासी इख्तलाफात भुलाकर आगे चलना होगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। उसने हम सारे मुल्क को मुतासर किया। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। उसमें मैंने अभी वापडा के चेयरमैन से ब्रीफ लिया था, वो समझ रहे हैं कि ऑन ट्रैक है वो। हम इंशाल्लाह 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे। जो बाकी कराची के मसले हैं, उन कराची के मसलों के लिए फेडरल गवर्नमेंट और सिंध को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं। मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है, प्रॉफिट सिंध को है, नौकरियां सिंध को मिलेंगी। कराची के ऊपर से प्रेशर उतरेगा, क्योंकि कराची अगर इसी तरह फैलता गया तो बहुत मुश्किल है इतने ज्यादा कराची को सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी। इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग तैयार हैं बाहर से पैसे लाने के लिए पाकिस्तान में। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का असास है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। इनके पास कैपिटल पड़ा है, डॉलर्स पड़े हैं, जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है ताकि हमारी करेंसी को स्टेबलाइज हम करें। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने KCR मनसूबे को 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, कराची वाले जदीद इंट्रासिटी रेलवे सिस्टम देखेंगे। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने रेलवे को चंद माह में मुनाफा बख्श इदारा बनाने का अज़म जाहिर किया। KCR का मंसूबा जो है ये भी इनोवेशन से हम लेकर आ रहे हैं। इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया KCR के अंदर। KCR को 21 अरब रुपए PSDP फंड से मुकम्मल किया जाएगा। कराची में जदीद सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में असद उमर का ऐलान। कहा, अक्टूबर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बोर्ड से मंजूरी के बाद इंटरनेशनल ऑपरेटर्स का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले साल के फर्स्ट हाफ के अंदर आपको जो KCR मॉडर्न KCR का जो मंसूबा है उसके ऊपर फिजिकल काम होता हुआ यहाँ पर नजर आ जाएगा। 18 से 24 महीने इसकी कंप्लीशन टाइम है। जो हमारी नौजवान नस्ल है कराची की, वो एक जदीद मॉडर्न इंट्रासिटी रेल सिस्टम देखेगी।
वजीर रेलवे आजम सवाती ने तकरीब से खिताब में कहा, इस्लाहात में रुकावट डालने वाला छोटा सा तबका नाकाम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला चंद महीने के अंदर पाकिस्तान का ये इदारा जो 50 साल से बाकायदा नुकसान के अंदर जा रहा है, वो मुनाफा बख्श इदारा खुदा के फजल से रेलवे के अफसरान और मजदूरों की हिम्मत की वजह से बनेगा। कराची सर्कुलर रेलवे की तकमील के लिए सिंध हुकूमत 6 अरब जबकि विफाकी हुकूमत 15 अरब रुपए देगी। वज़रा का कहना है, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने गुज़श्ता 1 साल में कराची की बेहतरी के लिए मिलकर फैसले किए हैं। सिंध के वजीर सईद खनी कहते हैं KCR पर 250 अरब रुपए की लागत आती, मगर 21 अरब रुपए की लागत से संगे बुनियाद रखा गया है। 15 अरब रुपए विफाक जबकि 6 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी। जल्दबाजी में मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया। दुआ करता हूं मंसूबा जल्द मुकम्मल हो। तो जिस काम का संगे बुनियाद रखा गया है वो असल में उस पुरानी लोकल ट्रेन के रूट पर जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो फ्लाईओवर्स बनने हैं, जो अंडरपासेस बननी हैं, जो लाइन ठीक होनी है, वो है। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना बड़ा मंसूबा किसी तैयारी के बग़ैर उसका संगे बुनियाद भी रख दिया जाए और उसका आगाज़ कर दिया जाए। जो मंसूबा हमारी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक 250 अरब रुपए से कम में नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। उसके लिए कोई 15 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने रखे, 6 अरब रुपए हमारे हैं। 21 अरब से ये जो स्ट्रक्चर है उसका संगे बुनियाद रखने का इफ्तिताह किया है। एज ए कराचीआइट मेरी ये दुआ है, अल्लाह करे कि जिस किस्म की बातें कही गई हैं, जो वादे किए गए हैं, वो पूरे हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है ये कि शायद ये बड़ी जल्दबाजी में संगे बुनियाद एक ऐसे काम का रख दिया गया है जो मुझे नहीं पता किधर जाएगा, उसका क्या होगा। 13 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाले, कराची से 90% टैक्स वसूल करने वाले आइन करते रहे, 18वीं तरमीम का कारनामा सुनाते रहे, मगर आज शहर कराची के तरक्याती कामों में हर जगह विफाक नजर आ रहा है। आज कहां है 18वीं तरमीम, कहां है सूबाई हुकूमत का किरदार? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सूबा सिंध का मुआशी मरकज। आज यहाँ KCR प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया गया। ग्रीन लाइनें बसें आ चुकी हैं। K4 मंसूबा वफाक बना रहा है। MNA फंड्स पर वफाक सड़कें तामीर कर रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले ही दे चुका है। यहाँ तक कि नाले सफाई में भी वफाक का किरदार नुमाया है। और दूसरी जानिब साईं सरकार, जिसे हर मौके पर आइन और 18वीं तरमीम याद रहती है, आज कराची की तरक्की में उसका किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा। बात शारा फैसल से शुरू हुई और बारिश में डूबते कराची में गुम हो गई। तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की, 18वीं आईन को अंडरमाइन करके। मुझे पता है कि लोगों को 18वीं तरमीम से तकलीफ है। हमारा 18वीं आईन आज कहाँ है 18वीं तरमीम, कहाँ है ग्रीन बसों के दावे। 4000 बसेस सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं, हजारों बसें, 630 या 20 के करीब जो बसेस हैं। आज कराची वाले देख रहे हैं कि कौन बातें बनाता रहा है और कौन काम करना चाहता है। बुलेटिन में आगे जानिए, शहर कायद में अचानक बारिश की वजह। साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक सर्कुलर रेलवे चला चुके हैं। बादिन ख्वास्ता चलाई गई कराची सर्कुलर रेलवे को किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है और इसके मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं सलमान अहमद की रिपोर्ट में। 5:45 बज चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर नोमान को इंतजार है उस ट्रेन का जो मंजिल पर पहुंचा दे। मैं बेसिकली सुबह 7:40 पे घर से निकलता हूँ, 8 बजे डिग्रो स्टेशन पर, तकरीबन 5-10 मिनट के बाद आ जाती है, 8-10 पे आ जाती है। और वापसी अक्सर इसके इश्यूज ये आते हैं, लेट करवा देती है। कैंट स्टेशन पे कम से कम घंटा रुकवा देते हैं। KCR की 4 ट्रेनें शुरू की गई थी। अपने दोनों आखिरी स्टॉप से एक एक ट्रेन चला करती थी, मगर अब जो आती है वही जाती है। सुबह यहाँ से जाती है धाबीजी तक, फिर उससे आगे वो शालती बन जाती है मीरपुर तक। धाबीजी तक तो जाती है वो KCR है,
उससे आगे फिर वो मिरपुखास बन जाती है। जनाब, सुना आपने, रेलवे हुकाम ने शायद नए वजीर को मामू बना दिया है। ट्रेनों की न सिर्फ तादाद कम कर दी, बल्कि जो बोगियां केसीआर का नाम लेकर कराची से चलती हैं, वही अपनी मंजिलों के बाद दूसरे शहर जाती हैं और उस पर भी रफ्तार अल्लाह की पनाह। केसीआर चलती कम और जगह जगह रुकती ज्यादा है। अभी सिटी स्टेशन से सफर का आगाज ही किया था, चंद गज के फासले पर ही दोबारा ट्रेन रोक दी गई। केसीआर के जो डब्बे थे, एक मेहरान में लगा दिए और शाह लतीफ़ में लगा दिए हैं। अब वो केसीआर लोकल ट्रेनें नहीं हैं। तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा लेट करती है, यानी कि अगर आप 6:30 बजे पहुँच रहे हैं तो 7 बजे, परसों तो तकरीबन 7:45 बजे पहुँचाया है स्टेशन। 5:30 बजे हम लोग निकले हैं वहाँ से और अभी 7:30 बज रहे हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया तकरीबन। तो जनाब, जो फासला लगभग 40 मिनट में तय होना था, वो 1.25 घंटे में मुकम्मल हुआ। 7:30 बजे केसीआर कैंट स्टेशन पहुंची। जाने अपनी मंजिल धाबीजी पर कब पहुंची होगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। थोड़ी सी बारिश के बाद बेशतर मुकामात पर एक बार फिर पानी जमा हो गया। कैंट स्टेशन की छतें भी टपकने लगी। कराची में अचानक बादल आए और तूफानी हवाओं के साथ बरस पड़े। चंद मिनटों की बारिश के बाद हब्स और गर्मी में कुछ कमी आई। तेज बारिश का सिलसिला कराची के जुनूबी हिस्सों तक ही महदूद रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसी बारिश माइक्रो बर्स्ट का नतीजा होती है। किसी थोड़ी सी मतलब छोटी सी जगह पर अगर बहुत ज्यादा थोड़ी देर के लिए कुछ ज्यादा बारिश हो जाए और आंधी वांधी ऐसे चले और विजिबिलिटी कम हो जाए, तो उसको हम माइक्रो बर्स्ट कहते हैं। लांडी, कोरंगी, मलीर, एहसनाबाद, गुलजारे हिजरी, स्कीम 33, सोहराबकोट, न्यू कराची, गुलशन मेमार, सदर, आई चुंदरीगढ़ रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। जरा सी बारिश के बाद सिंध असेंबली, सिंध हाई कोर्ट के अहाते, फवारा चौक, प्रेस क्लब रोड और गिजरी में पानी जमा हो गया। गुरु मंदिर से सदर जाने वाली सड़क झील बन गई। जहाँ जहाँ बारिश है वहाँ घुटनों घुटनों पानी है। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? गड्ढे खोद रही है, पाइप डाल रही है। पूरे शहर में तकरीबन खुदाई हो चुकी है और पाइप सीवरेज के डाल चुके हैं, फिर भी ये पानी का जमा होना समझ से बालातर है बात है। बारिश का पानी जमा होने से पीआईडीसी समेत मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। बारिश और तेज हवा के बाइस सिंध असेंबली के अहाते और अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में 2 दरख्त गिर गए। बारिश के दौरान कैंट स्टेशन पर इंतजारगाह की छतें टपकने लगीं, जिसके बाइस प्लेटफॉर्म पर बैठे मुसाफिर परेशान दिखाई दिए। शेड जो लगे हुए हैं ये बाबे आदम के ज़माने के लगे हुए हैं, जिनसे अभी बारिश थोड़ी सी हुई है तो वो टपकना शुरू होगी और सारे लोग अपने आप को बचा के साइड पे हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज नया मानसून सिस्टम दस्तक देगा। कल से हफ्ते तक गरज चमक के साथ बादल जम के बरसेंगे। कराची में अचानक बारिश क्यों हुई? डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है, छोटी सी जगह पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाए तो उसे माइक्रो बर्स्ट कहते हैं। ये पिछली बारिश के असरात की वजह से हुआ है। शहर में कल से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होगी। किसी थोड़ी सी मतलब छोटी सी जगह पर अगर बहुत ज्यादा थोड़ी देर के लिए कुछ ज्यादा बारिश हो जाए और आंधी वांधी ऐसे चले और विजिबिलिटी कम हो जाए, तो उसको हम माइक्रो बर्स्ट कहते हैं। बाकी तो बारिश जो हुई है ना, ये बेसिकली कराची के जनूब मशरक में पिछला जो लो प्रेशर एरिया गुजरा है 23, 24, 25 को जिसने बारिश दी है, तो उसकी अभी तक उसके असरात बाकी है, यानी उसकी ट्रफ बाकी है। और वो ट्रफ इधर से समंदर से मतलब कराची की तरफ उसको मॉइस्चर मिला है, तो ये आज बारिश हुई है, जो लाइट रेन हुई है ज्यादातर जगहों में। हैवी शावर्स असल में तो कल से वो स्पेल दाखिल होगा, जो एक्चुअल सिस्टम है, वेदर सिस्टम जो हमारी एडवाइजरी इशू हुई थी, तो उसमें वही 27 की रात से सिंध में, ईस्टर्न सिंध और जो लोअर सिंध है बाकी ठट्ठाबदीन वगैरह, और 28 से फिर कराची में जिक्र किया गया था। तो कल से है 28 से लेके 2 अक्टूबर तक है वो स्पेल, और उसमें तेज बारिश है। और छाछरो थर में हालिया बारिशों के बाद प्यासी जमीन ने हरियाली की चादर ओढ़ ली। खेतों को बारिश का पानी मिला तो फसलें भी लहलहा उठी। मकामी फनकार भी खुश नजर आ रहे हैं। अब्दुल जब्बार नहड़ी रिपोर्ट करेंगे।
मानसून की बारिश, छाछरों की प्यासी जमीन सैराब, रेतीली जमीन पर हरियाली ही हरियाली। फसलें लहलहा उठी, नजारे दिल फरेब हो गए, 40% इलाका आबाद हो गया। थर पार्कर में बारिशों के बाद जो है थरी लोग है वो बहुत खुश नजर आते हैं। उनकी जो खेती बाड़ी है कि उन्होंने ग्वार बाजरा वो बहुत ही अच्छी उनकी फसलें हुई है। मुकामी फंकार भी खुश नजर आए। खेतों में शकूर फकीर ने कदीम साज खुमाश से सुर बिखेरे, महफिल रंग में आ गई। कमाच, बेंजो और ये चंग और सारंगी, सुरंदा, ये हमारा पुराना कदीम का साज है। मुकामी लोगों को उम्मीद है कि बारिश से उन्हें कहत साली से छुटकारा मिल जाएगा। मवेशियों के लिए चारे की कमी भी दूर हो जाएगी। अब्दुल जब्बार, समा, छाछर। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तरीक़ाकार के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा ने कराची में एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिदीन की गवर्नर हाउस जाने की कोशिश नाकाम बना दी। कराची प्रेस क्लब के सामने इस्लामी जमीयत तलबा ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तरीक़ाकार के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिदीन ने गवर्नर हाउस की जानिब जाने की कोशिश की, जिसे पुलिस की भारी नफरी ने नाकाम बना दिया। मुजाहिदीन को गवर्नर हाउस के करीब फवारा चौक पर रोक लिया गया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। इस्लामी जमीयत तलबा के 4 रुकनी वफ्द ने गवर्नर सिंध की प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की, जिसमें यकीन दहानी कराई गई कि कल गवर्नर सिंध से उनकी मुलाकात कराई जाएगी, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। और आपको बताएं, लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका इलाज के लिए ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। डॉक्टर्स की इजाजत के बाद एयर एम्बुलेंस उमर शरीफ को लेकर रवाना होगी। ब्लड प्रेशर लो होने के बायस उमर शरीफ को CCU मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। एयर एम्बुलेंस 18 घंटे में कराची से अमेरिका पहुंचेगी। अमेरिका में मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक साहब कहते हैं, डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर गिर गया। 48 घंटे बाद उमर शरीफ की रवानगी का फैसला किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो है वो ट्रल जो है उनका ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से खान में जो उनके हॉस्पिटल में जो उनके डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनको CCU में ट्रांसफ़र किया और उनको फिर उनको IV फ्लूइड्स दिया और मेडिकेशंस दी ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, और वो हो गया है नॉर्मलाइज। लेकिन अभी उनके यूरिन आउटपुट में कुछ कमी है और इस वजह से जो है अब हमने ये डिसीजन लेना पड़ा हमें कि 1-2 दिन रुकना पड़ेगा ताकि उनकी सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाए। अहलिया उमर शरीफ जरीन गजल ने आवाम से उमर शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील की है। आप लोग भी दुआ करें कि जल्दी से उमर की ये तबीयत ठीक हो, किडनी काम करने लगे, ताकि उमर को जल्दी से एयर एम्बुलेंस में अमेरिका लेके जा सके। मैं ज़रूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। उमर को आदत है मेरी, उनको पता है मैं उनकी कितनी खिदमत करती हूँ, उनका ख्याल मैंने ही रखना है। जरीन गजल कहती हैं कि उमर की पहली बीवी और बेटे को किसने टिकट लेकर दिया वो नहीं जानते। अब आपको ये बताएं कि लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी में ताख़ीर की सूरत में एयर एम्बुलेंस के अमले ने उमर शरीफ के बगैर ही वापस जाने का इंदिया दे दिया। उमर शरीफ की अहलिया जरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुदाखलत की अपील की है। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से। रेहान अहमद, डॉक्टर्स ने तो ये कहा है कि उनकी जो हेल्थ है उसके बायस 1 दिन की ताख़ीर होगी, लेकिन अब ये एयर एम्बुलेंस ने तो वापस जाने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या खबरें अपडेट कीजिए। जी, आपसे कुछ देर पहले जरीन गजल से मेरी बात हुई है, आज मॉर्निंग में भी बात हुई थी। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी वो, उस वक्त वो दुआओं की बात कर रही थी। लेकिन इस वक्त जो उनसे मेरी बात हुई है उसमें बहुत ज़्यादा तशवीश है, परेशानी है और इल्तिजा है, और वो कह रही हैं कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। एम्बुलेंस की जो टीम है, जो उसका क्रू है, लेकिन उमर शरीफ को वो चाहती नहीं है कि उसके बगैर एम्बुलेंस वापस चली जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है वो अपनी लाइफ की, और उनका इलाज चल रहा है। तो वो चाह रही हैं कि ये सारा जो सिलसिला है ये नाकाम ना हो, उनकी कोशिशें नाकाम ना हो, और पूरी फैमिली बहुत परेशान है। एम्बुलेंस का जो अमला है, ये जो एम्बुलेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, उसने यहाँ तक कहा है कि एम्बुलेंस न सिर्फ ये कि वापस चली जाएगी, बल्कि जो पेमेंट की गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एम्बुलेंस की मद में, वो भी वापस नहीं की जाएगी। तो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और हुकूमत सिंध से अपील की है कि खुदारा इस मामले में मुदाखलत की जाए और एम्बुलेंस को खाली वापस जाने से रोका जा सके। तो अगले चंद घंटे इस हवाले से बेइंतहा अहमियत के हामिल हैं और दुआओं
इसकी दरख्वास्त उन्होंने पूरे पाकिस्तान से की है। जाहिर सी बात है परेशानी का ये मामला है। रेहान, इससे मुतालिक आपने आगाह किया। उमर शरीफ की अहलिया जरीन गजल इस सारे मामले पर क्या कहती हैं, वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। अभी एयर एम्बुलेंस आज कराची आई है और उन्होंने जो है ना उमर का उनकी डॉक्टरी टीम ने उमर का मुआयना किया है और यहाँ के डॉक्टर से भी मिले हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी इनको टाइम लगेगा क्योंकि उनका अभी दोबारा से डायलिसिस हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटली होगा क्योंकि पहले भी उनका डायलिसिस होने की वजह से ही उनका बीपी ड्रॉप कर गया था। इसलिए अब एयर एम्बुलेंस से हमने रिक्वेस्ट की थी कल से कि वो 24 आवर्स टू 48 आवर्स उनको यहाँ रुकना होगा, मगर अभी जो है वो कह रहे हैं कि हम 12 घंटे में यहाँ से चले जाएंगे, चाहे पेशेंट जाने के काबिल हो या ना हो। हम अगर नहीं ट्रैवल कर सकता होगा पेशेंट तो हम उसको छोड़ के चले जाएंगे और जो आपने पेमेंट दी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस टाइम एक इंसानी जान का सवाल है, प्लीज़ वो CAA को कहें कि वो ऑर्डर करे कि एयर एम्बुलेंस पेशेंट को लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती है। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने PM ऑफिस में भी मैसेज कर दिया है और तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी फेडरल गवर्नमेंट से भी कि प्लीज़ इसको सीरियसली लिया जाए। इस टाइम उमर का डायलिसिस चल रहा है, एयर एम्बुलेंस को पाबंद किया जाए कि वो उमर शरीफ को यहाँ से लिए बगैर नहीं जा सकती, प्लीज़। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिविल एविएशन सैफुल्लाह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, एयर एम्बुलेंस ने वापस जाने का इंदिया दे दिया है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है आज 12 बजे ये एम्बुलेंस आ गई थी और अनफॉर्चुनेटली उमर शरीफ साहब जो हैं वो अलील हैं, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो फ़ौरन इस जर्नी को अंडरटेक कर सकते, जा सकते इस एयर एम्बुलेंस में, क्योंकि इन्होंने यहाँ से जर्मनी जाना था, वहाँ से रिफ्यूलिंग करके उनको फर्दर वाशिंगटन की तरफ जाना था। तो CAA ने फैसिलिटेट किया है, उनको परमिशन दी है लैंडिंग की और वो यहाँ अभी रुके हुए भी हैं, उनको जगह दी हुई है जहाज को, एम्बुलेंस को खड़े होने की, और मजीद जो कुछ भी हो सका CAA करेगी। अच्छा सैफुल्लाह साहब, वैसे जब पेशेंट की कंडीशन अगर क्रिटिकल हो, डॉक्टर्स भी थोड़ा इंतजार करने का कहें, तो ऐसे में क्या होता है, कितनी देर तक ये एयर एम्बुलेंस का अमला वेट कर सकता है? देखिए, ये प्योरली मामला जो है कि वो कितनी देर तक यहाँ रुक सकते हैं, ये जिन्होंने एयर एम्बुलेंस का एहतमाम किया है उनको यहाँ से ले जाने के लिए, उनके दरमियान और एयर एम्बुलेंस वालों के दरमियान है। CAA का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। अगर वो अपने जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो एयर एम्बुलेंस वाली कंपनी वाले जो लोग हैं उनसे वो राब्ता करें, और अगर वो कंपनी वाले अपनी एयर एम्बुलेंस को पाबंद कर दें कि जी आप वहाँ पे रुकें और आपने उनको लेके आना है, तो जाहिर है वो एयर एम्बुलेंस वाले यूं ही करेंगे। लेकिन CAA इसमें ज़ाहिर है इंटरवीन नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि CAA जो है वो इंटरवीन नहीं करती। लेकिन सर, आपको क्या मालूमात हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए और एयर एम्बुलेंस मौजूद हो तो क्या किया जाता है, क्या ऑप्शन होता है सर फिर? देखिए, मैंने अर्ज की, आपका सवाल तकरीबन वही है जो भी पहले आपने किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है सिचुएशन एज ऑफ नाउ यही है कि मुझे जो बताया गया है कि अभी जो पायलट है वो रेस्ट करेंगे। जाहिर है वो इतनी लंबी फ्लाइट करके आए हैं, वो एकदम से वापस भी नहीं जा सकते। अच्छा सैफुल्लाह साहब, अब चूंकि उमर शरीफ की अहलिया ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर इस मामले में इंटरवीन करें, अगर गवर्नमेंट अपना पार्ट यहाँ पर प्ले करती है तो क्या ये एयर एम्बुलेंस यहाँ पर मजीद स्टे कर सकती है, ये ऑप्शन है क्या? देखिए, जाहिर है कि मैं गवर्नमेंट या PM ऑफिस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अगर वो अपने तौर पर स्टेट लेवल पे कोई अगर करते हैं तो ये उनका कम्प्लीटली अपने तौर पे इनिशिएटिव होगा। लेकिन फिलहाल सूरत हाल यही है कि आज रात को डॉक्टर्स मुआयना करेंगे उमर शरीफ का, और अगर अल्लाह करे कि उनकी हालत बेहतर हो जाए, आज रात को उनका मुआयना किया जाएगा और उनकी हालत अगर स्टेबल हुई तो फिर इस हवाले से मजीद इकदाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सैफुल्लाह साहब, समा से बात करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट सामने आ गया है जिसमें उनका ये कहना है कि मुतनाज़ा तरीन चेयरमैन की तौसीह की कोशिश मंजूर नहीं, चेयरमैन नैब की गैर कानूनी तौसीह की मुखालिफत करेंगे। कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसीह नहीं हो सकती। नैब इमरान खान हुकूमत का आला कार बना हुआ है, तौसीह की कोशिश हमारे बयानिए को दुरुस्त साबित करेगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट सामने आ गया, जिसमें उनका कहना है कि मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की तौसी की कोशिश मंजूर नहीं। चेयरमैन नैब की गैर कानूनी तौसी की मुखालफत करेंगे। कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। नैब इमरान खान हुकूमत का आला कार बना हुआ है। तौसी की कोशिश हमारे बयानिए को दुरुस्त साबित करेगी। अब खबर ये कि FIA की जानिब से अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ जमा करवाए गए सबूतों के 5 बक्सों में छुपी तफसीलात सामने ले आया है। दस्तावेजात के मुताबिक फलों, सब्जियों, PCOs और टायर वाली दुकानों समेत मुतादिद गैर मुतल्लिका कारोबारी अफराद की जानिब से 57 जाली और रमज़ान और अल अरेबिया शुगर मिल्स के 20 मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। लाहौर से नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट। अदालत में FIA की जानिब से शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ जमा करवाए गए 5 बक्सों के अंदर दस्तावेजात में तहलका हेज इंकशाफात सामने आ गए। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक ऐसी दुकानों और कंपनियों से रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिलों के 57 जाली अकाउंट्स में 8 अरब रुपए मुंतकिल हुए, जिनका शुगर इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इनमें टायर शॉप्स, PCOs, खिलौने, फर्नीचर, कपड़े और मेडिकल स्टोर्स की दुकानें शामिल हैं। चाय वाले और घी वाले के अलावा ड्राई फ्रूट वाले ने भी पैसे भिजवाए, जबकि फ्लोर, कॉटन और राइस मिलों की जानिब से भी रकूम मुंतकिल की गयी, जबकि इन मिलों के 20 छोटे मुलाजमीन के अकाउंट्स में भी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गयी। FIA दस्तावेजात में बताया गया है कि ये तमाम मशकूक ट्रांजैक्शंस उस वक्त हुई जब हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और इसी की बुनियाद पर FIA ने मुल्ज़मान की जमानतें मंसूख करने के लिए सबूतों से भरे बॉक्सेस अदालत में जमा करवाए हैं। नेमिश रबट, समा, लाहौर। साबिक सदर जरदारी और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाइल मांग लिए। करार दिया कि दोनों केसेस का फैसला 4 नवंबर को सुना देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम क्यों नहीं बना लेती। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ दरखास्तें क्यों सुने? जब अवाम सब जानते बूझते ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं तो अदालत क्यों मुदाखलत करे? खुद एहतसाबी का निजाम सब इदारों में मौजूद है तो पार्लियामेंट भी ऐसा निजाम क्यों नहीं बना लेती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केस में अहम सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत है तो जरदारी के खिलाफ अदालत क्यों आए? यहाँ से फैसला हो, फिर कहते हैं अदालत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। हमारे लिए ज्यादा अहम गरीबों के केसेस हैं जिनको बुनियादी हकूक भी मुयस्सर नहीं। दरखास्त गुजार PTI रहनुमा खुरम शेर जमान का केस नैब में ले जाने का ऐलान। बोले आसिफ जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करप्शन की। अप्रैल 2019 के अंदर मैंने केस फाइल किया था और उसमें हमने जो डिमांड किया था, जो कहा था, वो ये था कि आसिफ अली जरदारी शहंशाह करप्शन, उन्होंने अपने न्यूयॉर्क मैनहट्टन के अंदर जो एक अपार्टमेंट है वो अपने असासों के अंदर जो है इन्होंने जाहिर नहीं किया था। अदालत ने आज हमें एक दूसरी डेट दी है, उस दौरान नैब के अंदर भी इस केस को हम आगे लेकर जाएंगे। आसिफ अली जरदारी को आज मेरा ये पैगाम है कि आसिफ अली जरदारी तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अदालत ने इन केसेस में अपने दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाइल 4 नवंबर को तलब कर लिए। करार दिया कि दरखास्त गुजार मुतमईन करें कि अदालत ऐसे केस क्यों सुने। ये भी कह दिया कि आइंदा समाअत पर दलाइल सुनकर फैसला सुना देंगे। जर्मनी में तब्दीली आ गई, जानिए कुछ ही देर में। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के जरिए सदारती निज़ाम राइज करने का रास्ता बंद कर दिया। सदारती निज़ाम राइज करने के लिए दायर तमाम दरखास्तें नाकाबिले समाअत देकर खारिज कर दी। करार दिया कि आइन में अदालत को ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि सियासी निज़ाम की तब्दीली का हुक्म दे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मुल्क में सदारती निजाम राइज करने का हुक्म नहीं दे सकते। आइन में अदालत को ऐसा कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निजाम के निफाज के लिए दायर तमाम दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तिफसार किया कि अदालत किस बुनियाद पर रेफरेंडम कराने का हुक्म दे। रेफरेंडम और सदारती निजाम का तजर्बा इस कौम के लिए अच्छा नहीं रहा। 1962 के सदारती निजाम में ही मुल्क 2 लाख हुआ था। 1984 में रेफरेंडम हुआ कि इस्लाम चाहिए तो मैं सदर हूँ। 2002 में भी रेफरेंडम हुआ कि मैं सदर हूँ। क्या कोई भी शख्स अदालत आकर वजीर आजम को हिदायत जारी करा सकता है कि रेफरेंडम कराए? जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किस असूल के तहत सदारती निजाम के लिए हिदायत दे। खुलफाए राशिदीन जैसी क़यादत हर शख्स की ख्वाहिश है। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए और वैसी क़यादत मिलना मुमकिन नहीं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम सबको चमन में दीदावर की तलाश और इंतजार है।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या इस्लाम में कहा गया है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए? सदारती निज़ाम की दरख्वास्त में सियासी सवाल है जो अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं। अदालत को गैर मुतल्लिका मामलात में मत उलझाएं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्टिकल। वज़ीर आज़म का कहना है कि अफगानिस्तान में जंग के बाद की सूरत हाल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ना थोपा जाए। कांग्रेस में अमरीकी नुकसान से मुतालिक इल्ज़ाम तराशियाँ हैरत की बाइस हैं। 2001 से मैं खबरदार करता रहा कि अफगान जंग नाकाबिल फतह है। साबका हुकूमतें अपने मुफादात के लिए अफगान मामले पर अमरीका को खुश करती रहीं। इमरान खान ने आर्टिकल में लिखा कि 3 लाख अफगान फौजियों के हथियार डालने का इल्ज़ाम क्या पाकिस्तान पर आयद किया जा सकता है? हक़ाइक़ तस्लीम करने के बजाय भारत फेक न्यूज़, अफगान और मगरबी हुकूमतें पाकिस्तान को इल्ज़ाम देती रहीं। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी के बावजूद पाकिस्तान ने मौसर तरीन बॉर्डर यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन से नाखुश हैं। चेयरमैन PCB को स्क्वाड में तब्दीली की हिदायत कर दी है। नेशनल T20 में पावर हिटर्स की खराब कारकर्दगी के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म भी इस स्क्वाड से मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने स्क्वाड में ज़रूरी तब्दीली की हिदायत भी कर दी है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने T20 कप का पहला मरहला मुकम्मल होने तक का वक्त मांग लिया है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर की रिहायशी खातून पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम साबित। सेशन कोर्ट लाहौर ने सजाए मौत की सज़ा सुना दी। यह अहम खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर की रिहायशी खातून हैं जिन पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम साबित। सेशन कोर्ट लाहौर ने सजाए मौत की सज़ा सुना दी। आपको इस खबर के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। लाहौर की रिहायशी खातून है जिन पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम साबित हो गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरशद अली से। जी अरशद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर की सेशन अदालत में 11 गवाहान के बयान कलम बंद करने के बाद जो है वो मुलजिमा के खिलाफ तौहीन रसालत के केस में जो है वो फैसला सुना दिया है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरमा सलमा बीबी को सजाए मौत और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी है। जबकि मुजरमा पर यह इल्ज़ाम था कि उसने 2013 में जो है वो तौहीन रसालत की है और थाना नश्तर कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने मुजरमा को 7 रोज के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट में अपील जो है वो दायर करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अरशद। अमरीकी डॉलर काबू में न आ सका। रुपए की कदर तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर पहली बार 171 रुपए से भी तजावुज कर गया। स्टेट बैंक के इक़दामात के बावजूद अमरीकी डॉलर की तलब और कदर नीचे नहीं आ सकी है। 4 माह में डॉलर 17 रुपए 32 पैसे महंगा हो चुका है। मुल्तान से खबर है, जहां शहरी की बहादुरी काम आ गई। जिना टाउन में कार सवार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। ये वाक़या 6 रोज़ कबल पेश आया था। CCTV की मदद से मुलजिमान की तलाश की जा रही है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस कदर जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया गया इस शहरी की जानिब से। जिना टाउन में कार सवार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी और इस वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस शहरी ने किस तरह से दिफा किया। दीर के इलाके बरावल में जिरगे के दौरान 9 अफराद के कत्ल का मामला। वर्सा ने मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज करके दीर पेशावर शाहराह को बंद कर दिया। 21 सितंबर को बरावल में जिरगे के दौरान फायरिंग से कत्ल होने वाले 9 अफराद के वर्सा ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दीर पेशावर शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों और मुजाहिरीन में झगड़ा भी हुआ। एहतजाज के बायस बारातियों की 15 गाड़ियां भी 3 घंटे तक फंसी रहीं। इंतजामिया की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने दीर पेशावर शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।